ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव की जांच कर रही ईडी ने श्रद्धा कपूर समेत कई फिल्मी सितारों को पूछताछ के लिए समन्स भेज दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में कई और बड़े सितारों पर तलवार लटक रही है। ये वही महादेव बेटिंग ऐप है जिसकी जांच के लिए ईडी देश के कई शहरों में छापे मारकर सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी ने इससे पहले समन्स भेजकर रणबीर कपूर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूछताछ के लिए बुलाया। और उन्हीं की तरह जांच एजेंसी ने श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को भी पूछताछ के लिए समन्स भेजे। सभी को पूछताछ के लिए रायपुर आने के लिए कहा गया। इससे पहले ईडी ने रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि रणबीर कपूर ने महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ी रकम ली थी और ये पूरा पैसा उन्हें कैश में मिला था। इसीलिए इस मामले की तह तक जाने के लिए ईडी ने रणबीर कपूर को समन्स भेजा। लेकिन ईडी के वकील के मुताबिक रणबीर कपूर ने जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। ईमेल हमको रिसीव हुआ है और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि उसके ईमेल पे हम क्या करें क्या नहीं करें। सूत्रों का दावा है कि इनके अलावा 14 से ज्यादा हिंदी फिल्मों और तमिल फिल्मों के एक्टर भी ईडी के रडार पर हैं और उन्हें भी जल्द ही पूछताछ के लिए समन्स भेजे जा सकते हैं। और जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक महादेव ऐप अवैध रूप से सट्टा लगाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। ईडी के सूत्रों का दावा है कि इसके कॉल सेंटर भारत के कई शहरों के अलावा नेपाल, यूएई और श्रीलंका समेत कई देशों में थे, जबकि इसका पूरा खेल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चलता था। और इस ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है और सूत्र बताते हैं कि वो दुबई में छिपा हुआ। ईडी के मुताबिक इस ऑनलाइन बेटिंग ऐप को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड लेना होता है जो महादेव ऐप से जुड़े लोगों के पास होता है। और सूत्र बताते हैं कि ऐप के आईडी और पासवर्ड हजारों रुपए में बेचे जाते थे। आईडी मिलने के बाद इस ऐप से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार होता था। इसके बाद हार जीत का पैसा ऑनलाइन तरीके से बैंक खातों में पहुंचा दिया जाता था। जांच में यह भी पता चला कि इस ऐप से जुड़े लोग पैसों का लालच देकर दूसरे लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर उनमें सट्टेबाजी का पैसा मंगवाते थे। लेकिन ईडी के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव का मालिक सौरभ चंद्राकर हजारों करोड़ का मालिक बनने से पहले मध्य प्रदेश में जूस की दुकान चलाता था। लेकिन अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके उसने न सिर्फ करोड़ों रुपए अवैध तरीके से कमाए बल्कि विदेशों तक सट्टेबाजी का जाल फैला दिया। हालांकि ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव की वजह से वो ईडी के रडार पर आ गया। ईडी के मुताबिक सौरभ चंद्राकर मध्य प्रदेश के भिलाई का रहने वाला है और उसके पिता नगर निगम में पंप ऑपरेटर थे। पढ़ाई के बाद सौरभ ने भिलाई में ही जूस की एक दुकान खोली थी। दुकान की कमाई को वो सट्टेबाजी में लगाने लगा, लेकिन लाखों रुपए हारने के बाद 2019 में दुबई भाग गया था और वहां अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी शुरू कर दी। थोड़े दिन बाद सौरभ चंद्राकर ने महादेव नाम से सट्टेबाजी ऐप लॉन्च कर उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। बीते 3 साल में उसने अपने दोस्त रवि उत्पल के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी से हजारों करोड़ का साम्राज्य बना लिया। और दुबई में इसी साल फरवरी में सौरभ चंद्राकर ने धूमधाम से शादी की थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक उसने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मतलब उसने शादी में पानी की तरह पैसा बहाया था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सौरभ ने अपनी शादी में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों को बुलाया था और इसके बदले उन्हें मोटी रकम दी गई थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक शादी में शामिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों को सौरभ चंद्राकर ने कैश में पेमेंट की थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक शादी के लिए जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी उसे सौरभ चंद्राकर की कंपनी ने 112 करोड़ रुपए हवाला के जरिए कैश में दिए थे और उस कंपनी ने ही शादी में शामिल कलाकारों को उनकी फीस कैश में अदा की थी। क्योंकि ईडी के सूत्रों ने बताया कि सौरभ चंद्राकर की कंपनी पर छापेमारी के दौरान इसके हिसाब किताब से जुड़े कुछ दस्तावेज जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं, जिसके बाद इस मामले में रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, भारती सिंह और हिना खान समेत 14 कलाकारों को समन्स भी भेज दिए गए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक कई और कलाकार जांच एजेंसी के रडार पर हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव के मालिक सौरभ चंद्राकर के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े होने का दावा कर दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी का यह पूरा कारोबार 20,000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसके खिलाफ ईडी की टीम कार्रवाई में जुटी है। लेकिन खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि दुबई में बैठा सौरभ चंद्राकर दाऊद के इशारे पर ही इस ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप को चला रहा था। मतलब सौरभ के संबंध पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम से भी हैं। सूत्र बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले सौरभ से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने करोड़ों रुपए की डिमांड की थी। दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सौरभ चंद्राकर ने उसे अपनी दाऊद इब्राहिम की पहचान होने की धौंस भी दिखाई थी। और सूत्र ये भी बताते हैं कि सौरभ ने लॉरेंस बिश्नोई को अगली बार पैसों के लिए फोन करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सौरभ के दाऊद का नाम लेने के बाद लॉरेंस ने उसे दोबारा कभी फोन नहीं किया। इधर बिहार के एक अस्पताल में पिस्तौल लहराने वाले जेडीयू विधायक ने इस बार पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर दी। पिस्तौल लहराने के उनके वीडियो ने 2 दिन पहले बिहार की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया था।
जब उनकी इसी हरकत पर उनसे सवाल पूछे गए तो विधायक गोपाल मंडल भड़क गए और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। तुम लोग हमारा बाप हो। उनका 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हाथों में पिस्तौल लिए दिखाई दिए थे। उनकी इस हरकत से वहां मौजूद लोग सहमे दिखे। इसी वीडियो के बारे में पटना में पार्टी कार्यालय से बाहर निकले विधायक गोपाल मंडल से पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया। बापो हो, मना करोगे? जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का मनमानी करने और बदतमीजी करने का ये कोई पहला मामला नहीं, बल्कि इससे पहले उन पर अधिकारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप भी लगा था। और पिस्तौल लहराने के आरोपी जेडीयू विधायक के खिलाफ भागलपुर का जिला प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया। इस मामले में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को भागलपुर के डीएम ने नोटिस भेजा और इस नोटिस का जवाब सामने आने के बाद भागलपुर के डीएम आगे की कार्रवाई करेंगे। खबर है कि गोपाल मंडल के पिस्तौल लहराने के मामले में भागलपुर के एसएसपी ने डीएम को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। उधर सीरिया का होम्स शहर ड्रोन अटैक से दहल उठा। वहां की मिलिट्री एकेडमी में ड्रोन से ऐसा धमाका हुआ कि 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 250 लोग घायल हो गए। ये धमाका उस वक्त हुआ जब मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड चल रही थी और उसी समय वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद मिलिट्री एकेडमी में शवों का ढेर लग गया और हर तरफ चीख पुकार मच गई। सीरिया के होम्स शहर में हुए इस ड्रोन अटैक के बाद इतनी दर्दनाक तस्वीरें आईं कि उन्हें ब्लर करना पड़ा, क्योंकि मिलिट्री एकेडमी के जिस परेड ग्राउंड पर सैकड़ों कैडेट परेड के लिए इकट्ठा हुए थे वहां अचानक ड्रोन से हमला हो गया और देखते ही देखते 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 250 लोग घायल हो गए। ये ड्रोन अटैक सीरिया पर हुए कुछ सबसे खतरनाक हमलों में एक है, जिसने होम्स समेत पूरे के पूरे सीरिया को दहला कर रख दिया, क्योंकि सीरिया को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो ड्रोन अटैक से दहल उठेगा। क्योंकि तुर्की और इजराइल जैसे देशों ने एयर स्ट्राइक की, मिसाइलें दागी, लेकिन ड्रोन से हमला नहीं किया। लेकिन इस बार होम्स शहर में हाहाकार मच गया। यही नहीं, इस धमाके ने गृह युद्ध की आग को और भड़का दिया, क्योंकि सीरिया की बशर अल असद सरकार ने होम्स में ड्रोन अटैक के बाद विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब प्रांत में गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इदलिब प्रांत में रहने वाले विद्रोहियों ने खुद ये जानकारी दी, जिसके बाद इदलिब से गोलीबारी की तस्वीरें भी आने लगी, जिनमें सड़कों पर धुआं, जलती गाड़ियां और डरे सहमे लोग नजर आए। गोलीबारी के बीच लोग छिपने की जगह ढूंढते नजर आए। 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, जिन्हें जैसे तैसे अस्पताल तक पहुंचाया गया। सीरिया का इदलिब प्रांत विद्रोहियों के कब्जे वाला इलाका है, जहां होम्स शहर पर ड्रोन अटैक के तुरंत बाद गोलीबारी शुरू हो गई, क्योंकि सीरिया की सेना ने होम्स में हुए ड्रोन अटैक के लिए विद्रोहियों को जिम्मेदार माना और उनके कब्जे वाले इदलिब में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। या यूं कहें कि ड्रोन अटैक ने सीरिया में गृह युद्ध की आग को हवा दे दी है, क्योंकि सीरिया की सेना ने 2 टूक बोल दिया कि मिलिट्री एकेडमी में हमला विद्रोही गुटों ने किया, जिसमें बाहरी ताकतों ने उनका साथ दिया, क्योंकि उन्होंने सीरिया की सेना में शामिल होने वाले युवाओं और उनके परिवार को निशाना बनाया। हालांकि हमले के बाद सीरिया के किसी विद्रोही गुट ने सामने आकर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन सीरिया की सेना ने इदलिब में गोलीबारी करके जता दिया कि होम्स की घटना के बाद वहां सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार का विरोध 2011 में शुरू हुआ था और बहुत कम वक्त में यह विरोध गृह युद्ध में बदल गया, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोगों को सीरिया छोड़ना पड़ा। यही नहीं, 2015 में तो रूस भी इस गृह युद्ध में कूद पड़ा और उसने सीरिया की सरकार और सेना का साथ देना शुरू कर दिया, जिसके बाद ईरान और लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी बशर अल असद का साथ दिया और विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब पर हमले किए, जिसके बाद सीरिया के गृह युद्ध में तुर्की की एंट्री हुई, जो उसके बाद वहां की सरकार और सेना के खिलाफ खुलकर बोलने लगा। हालांकि बाद में तुर्की और रूस ने मिलकर सीरिया के इदलिब प्रांत को बफर जोन घोषित कर दिया, लेकिन ये कोशिश बहुत दिन तक काम नहीं आई, क्योंकि इदलिब में विद्रोही गुटों पर एक्शन की खबर आई। होम्स में ड्रोन अटैक के बाद तो मामला कुछ ज्यादा ही गर्मा गया, क्योंकि पिछले कई साल में वहां इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था और इस बार तो सीरिया के युवा सैनिकों को निशाना बनाया गया, जिससे तमतमाई सेना ने इदलिब में दिन भर गोलीबारी की। इधर बेंगलुरु में बस स्टैंड चोरी होने की खबर ने वहां के परिवहन विभाग में खलबली मचा दी। बताया गया कि 10 लाख की लागत से बना वो बस स्टैंड 1 हफ्ते बाद ही वहां से गायब हो गया, जिसकी खबर मिलते ही वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि 10 लाख रुपए की लागत से बने उस बस स्टैंड के लगने के महज हफ्ते भर के अंदर चोर उसे चुरा ले गए, जबकि इसकी जानकारी राज्य परिवहन विभाग को 1 महीने बाद लगी। बताया गया कि वो बस स्टॉप 21 अगस्त को बनाया गया था, जबकि 28 अगस्त को वहां से गायब हो गया, जिसकी जानकारी विभाग को तब मिली जब उस बस स्टैंड को बनाने वाली कंपनी ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसे चोर स्टील ढांचे के साथ चोरी करके ले गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर भारत को बदनाम करने की कोशिश करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार अपने ही देश में बीच सड़क पर उनकी बेइज्जती हो गई, और वो भी ऐसी कि इसके बाद ट्रूडो की सोशल मीडिया पर जमकर भद्द पिट गई।
सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो में जस्टिन ट्रूडो कुछ लोगों से मिलते नजर आए, लेकिन जैसे ही वो वीडियो बना रहे शख्स से हाथ मिलाने आगे बढ़े, उसने ट्रूडो से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उस आदमी ने कनाडा में जारी महंगाई के बावजूद यूक्रेन की मदद करने पर ऐतराज जताया, जिससे भड़के ट्रूडो उसे पुतिन का समर्थक बताने लगे। इस दौरान उस आदमी ने जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा को बर्बाद करने का आरोप लगाया, जिसके बाद ट्रूडो उससे नजरें बचाते हुए अपनी कार में जाकर बैठ गए। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, क्योंकि वहां बेकाबू भीड़ पर पुलिस लाठीचार्ज करती दिखाई दी। घटना उस वक्त हुई जब हजारों की संख्या में लोग वहां जल विहार महोत्सव में शामिल होने पहुंचे और इसी बीच वहां भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें हजारों की संख्या में लोग डांस देखते नजर आए। तभी कई लोग मंच की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद तो भीड़ बेकाबू हो गई और वहां भगदड़ मच गई। लोग पुलिस की लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने हजारों की संख्या में मौजूद लोगों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने से पहले पार्टी की बड़ी नेता यशोधरा राजे ने खुद बोल दिया कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2 लिस्ट आ चुकी हैं। तीसरी लिस्ट आने से पहले ही यशोधरा राजे ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और शिवपुरी में कार्यक्रम के दौरान खुद अपने क्षेत्र के लोगों को गुड बाय बोल दिया। एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। वैसे कुछ दिन पहले बीजेपी ने जानकारी दी थी कि यशोधरा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन ऐसा मौका पहली बार आया जब उन्होंने खुद अपनी जुबान से ये बात बताई। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में बीजेपी 78 पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है और सूत्र बता रहे हैं कि बाकी की सीटों पर 30 से 40% मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। लेकिन तीसरी लिस्ट के ऐलान से पहले ही यशोधरा राजे के चुनाव न लड़ने की खबर आ गई, जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि शिवपुरी से पार्टी यशोधरा राजे के भतीजे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे सकती है। मतलब सूत्र बता रहे हैं कि शिवपुरी से बुआ की बजाय भतीजे को टिकट मिल सकता है, यानी मध्य प्रदेश में चौथा केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अब तक ये सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि तीसरी लिस्ट नहीं आई है। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश की शिवपुरी सीट चर्चा में आ गई, क्योंकि चुनाव लड़ने से इनकार करने वाली यशोधरा ने पिछले महीने खुद कहा था कि वो इस पर दावेदारी पेश करेंगे। मैं तो अस्थायी कब से हो गई, मैं तो स्थायी हूँ, मुझे कहीं और जरूरत ही नहीं है जाने के लिए। शिवपुरी सीट से यशोधरा को टिकट नहीं देना इसलिए मुश्किल था क्योंकि यशोधरा राजे शिवपुरी से 4 बार विधायक नहीं और 1998, 2003, 2008 और 2018 में चुनाव जीती। 2018 में तो उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 28,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। यही नहीं, वो ग्वालियर से 2 बार सांसद भी रह चुकी हैं। लेकिन इस बार यशोधरा ने खुद को चुनाव की रेस से बाहर कर लिया। उधर अमेरिका के आयोवा सिटी से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर अमेरिका के कई राजनेता सहम उठे। वहां रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस में शामिल विवेक रामास्वामी की कार पर दिन दहाड़े कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। और रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में शामिल विवेक रामास्वामी के मुताबिक इसके लिए उन प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार में एक जोरदार टक्कर मारी। आयोवा सिटी से आए उस वीडियो में एक महिला उनसे बहस करती भी दिखाई दी। हालांकि इस घटना के बाद विवेक रामास्वामी ने ट्वीट कर प्रदर्शन कर रही उस महिला पर एक्शन न लिए जाने की मांग भी की। उन्होंने अपील की कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न हो, बल्कि पुलिस उन 2 आरोपियों को ढूंढे जो उनकी गाड़ी में टक्कर मारकर वहां से फरार हो गए। इस बीच ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर पिटाई से कोमा में गई 16 साल की अरमिता गिरावंत की मां को ईरान के खुफिया विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। वहां के एक मानवाधिकारी संगठन के हवाले से खबर सामने आई कि ईरान की खुफिया एजेंसी के कुछ अफसरों ने पीड़ित लड़की के माता पिता पर बयान बदलने का दबाव बनाया। लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो अरमिता गिरावंत की मां को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि खुफिया एजेंसी के अधिकारी अरमिता गिरावंत के परिवार पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि वो अपना बयान बदल दे और मीडिया को ये बताएं कि उनकी बेटी तेहरान मेट्रो के अंदर एक हादसे का शिकार हुई थी। जबकि अरमिता गिरावंत के माता पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी पर हिजाब नहीं पहनने की वजह से मोरालिटी पुलिस ने हमला कर दिया था, जिससे वो कोमा में चली गई। जबकि ईरान के सरकारी मीडिया के आधिकारिक बयान में यह बताया गया था कि उस लड़की को नाश्ता नहीं करने की वजह से चक्कर आए थे और गिरने की वजह से उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि महसा अमीनी की तरह कहीं इस घटना के बाद भी वहां हिंसा की आग फिर न भड़क जाए। और आरोप लग रहे हैं कि इसीलिए ईरान सरकार अरमिता गिरावंत के मामले को दबाने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि पिछले साल महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में भयानक हिंसा भड़क गई थी।
और पूरा ईरान जल उठा था। महसा अमीनी पर सही तरीके से हिजाब नहीं पहनने का आरोप लगा था, क्योंकि ईरान में सरकार ने बेहद सख्त हिजाब कानून लागू कर रखा है, जिसके मुताबिक वहां सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं और लड़कियों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। नियम का पालन नहीं करने वाली महिलाओं को 10 साल तक जेल की सजा देने का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, दोषी पाए जाने पर करीब 36 करोड़ ईरानी रियाल यानी भारतीय रुपयों में करीब 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही ईरान में दुकानों, रेस्टोरेंट, कैफे, सिनेमाघर और शॉपिंग मॉल में हिजाब कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी उनके मालिकों पर होगी। 1979 में पहली बार ईरान में इस्लामी क्रांति के दौरान सभी महिलाओं के लिए हिजाब कानून लाया गया था। मतलब करीब 44 साल पहले ईरान में महिलाओं और लड़कियों को हिजाब से सिर ढकने और ढीले कपड़े पहनने के आदेश दिए गए थे, और इसी वजह से ईरान पूरी दुनिया के निशाने पर आ गया। लेकिन फिर भी ईरान हिजाब मामले में पीछे हटता नहीं दिख रहा, बल्कि हिजाब मामले में उसकी आलोचना करने पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों पर उसने पलटवार कर दिया। और अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों को उनके देश की समस्याएं गिना दी। ईरान के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अमेरिका और जर्मनी में स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की हड़ताल की तस्वीरें पोस्ट कर दी। ईरान के विदेश मंत्री ने इन तस्वीरों के साथ दो टूक कहा कि अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ईरान की महिलाओं की चिंता न करें। 2 दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने आर्मीता घेराबंद पर हुए हमले के मामले में बयान जारी किया था और ईरान में महिलाओं के हालात पर चिंता जाहिर की थी। वहीं जर्मनी ने भी ईरान सरकार पर महिलाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया था और हिजाब कानून की आलोचना की थी। इसी से ईरान उन पर बुरी तरह भड़का हुआ है। इधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा और उसके 100 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ बीआरएस के 100 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये सभी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। और खबर है कि जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से प्रशांत महासागर में पानी छोड़े जाने के बाद बड़े बवाल पर यूएन ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम जापान जाएगी, जहां वो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का दौरा करेगी और ये पता लगाएगी कि जापान समंदर में जो पानी छोड़ रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि रूस, चीन और दक्षिण कोरिया लगातार फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि चीन ने जापान से आने वाले सी फूड तक पर बैन लगा दिया। यही वजह रही कि अब यूएन ने इस मामले में एक्शन की तैयारी कर ली। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वो टीम इस महीने के आखिर में जापान पहुंचेगी, जिसमें रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया समेत कई दूसरे देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। लेकिन फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े जाने वाले पानी ने चीन, रूस और दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ा दी। इन देशों को यह डर सताने लगा कि जापान प्रशांत महासागर में जो पानी छोड़ रहा है उससे समंदर में जहर फैल सकता है, क्योंकि ये आशंका जताई गई कि जापान के न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े जा रहे पानी में रेडिएशन हो सकता है और अगर ऐसा पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है तो उससे समुद्री जीवों पर जहरीले होने का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे समुद्री जीवों को खाने से इंसानों को भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से जापान के सी फूड से कई देशों ने किनारा कर लिया। चीन और रूस ने जापान के सी फूड पर बैन लगा दिया, जबकि दक्षिण कोरिया ने भी उसकी जांच शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी जापान ने राजधानी टोक्यो के उत्तर में मौजूद फुकुशिमा परमाणु प्लांट से पानी की दूसरी खेप प्रशांत महासागर में छोड़नी शुरू कर दी। फुकुशिमा वो परमाणु प्लांट है जो 12 साल पहले भयानक सुनामी में तबाह हो गया था, इसलिए उसका पानी दुनिया को डरा रहा है। हालांकि जापान उस पानी को पूरी तरह सुरक्षित बताता है। इस बीच इजरायल के सैनिकों की वेस्ट बैंक में धुआंधार फायरिंग में 2 फिलिस्तीनी लड़ाकों की मौत हो गई, क्योंकि इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लड़ाकों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी रखी और रात में ही फिलिस्तीनी लड़ाकों पर टूट पड़ी। इस बार वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना ने ऐसा जबरदस्त ऑपरेशन चलाया कि फिलिस्तीनी लड़ाकों के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया। इजरायल के सैनिक दनदनाते हुए आगे बढ़े। इस दौरान ऐसा कम ही हुआ जब उन्होंने फायरिंग रोकी हो। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लड़ाकों को पकड़ने के लिए इजरायल के सैनिकों ने रात के अंधेरे में छापेमारी की और खूब गोलियां चलाई, जिसमें फिलिस्तीन के 2 लड़ाकों की मौत हो गई। एक दिन पहले भी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। क्योंकि भले ही वेस्ट बैंक इजरायल का हिस्सा है, लेकिन वहां फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए कई शरणार्थी कैंप बनाए गए हैं और इजरायल को शक है कि उन कैंपों में फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के लड़ाके भी चिपकर बैठे रहते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में लगातार छापेमारी की, क्योंकि वेस्ट बैंक में हजारों फिलिस्तीनी नागरिक रहते हैं जिनका ठिकाना वहां बने 15 से ज्यादा शरणार्थी कैंप है। लेकिन इजरायल को शक है कि उन कैंपों में हमास के लड़ाके भी बैठे हैं जो वेस्ट बैंक में इजरायल के सैनिकों पर हमला कर देते हैं।
क्योंकि हमास फिलिस्तीन का कट्टरपंथी संगठन है जिसका फिलिस्तीन सरकार खुलकर समर्थन करती है। और उसके लड़ाके वेस्ट बैंक से गाजा पट्टी तक इजराइल की सेना से लड़ते रहते हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक पर भले ही इजराइल का कब्जा हो, लेकिन इसकी सीमा जॉर्डन से भी लगी है, जहां से हमास के लड़ाके वेस्ट बैंक में घुसते हैं, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में जॉर्डन फिलिस्तीन के साथ है। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपनी 100 से ज्यादा मरीजों का यौन शोषण करने के जिस आरोपी डॉक्टर ने पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ था, वो अपने घर में ही मरा हुआ मिला। 76 साल का वो आदमी कैलिफोर्निया की एक नामी यूनिवर्सिटी के अस्पताल में डॉक्टर था, जिस पर उसकी 100 से ज्यादा मरीजों ने इलाज की आड़ में यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इनमें एक केस तो 1990 का बताया गया। डॉक्टर पर मुकदमा चलना शुरू होने वाला था, मगर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। आरोप लगाया गया कि वो डॉक्टर एशियाई मूल की महिलाओं को निशाना बनाता था। इस वजह से उस यूनिवर्सिटी का नाम इतना उछला कि वो आरोप लगाने वाली महिलाओं को मुआवजा तक देने के लिए तैयार थी। हालांकि उस डॉक्टर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा झूठा बताया था। इस बीच अफ्रीकी देश केन्या में एक रहस्यमयी बीमारी ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। उस बीमारी की चपेट में आई एक स्कूल की 100 से ज्यादा छात्राओं के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो छात्राएं अजीब सा बर्ताव करती दिखी, क्योंकि इस रहस्यमयी बीमारी की वजह से उन सभी छात्राओं के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज हो गया और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। वहां के मीडिया के मुताबिक केन्या के काकमेगा शहर के उस स्कूल की अचानक 100 से ज्यादा छात्राएं इस बीमारी की चपेट में आ गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और उन सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके ब्लड और यूरिन सैंपल लिए गए ताकि इस रहस्यमयी बीमारी का पता लगाया जा सके। इधर एशियन गेम्स में 13वें दिन भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने खिताबी मुकाबले को जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने पिछली बार के चैंपियन जापान को बड़े अंतर से हरा दिया और फाइनल मुकाबले में जापान की टीम को 5-1 से मात देकर भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया। पुरुष हॉकी मुकाबले में इससे पहले भारत ने 2014 में यह मुकाम हासिल किया था। जबकि महिला तीरंदाजों की टीम ने रिकर्व वर्ग में पदक जीतकर 13 साल का सूखा खत्म कर दिया। अंकिता भगत, सिमरनजीत कौर और भजन कौर की तिकड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि इससे पहले उन्हें सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हार मिली थी, लेकिन वियतनाम के साथ कांस्य पदक के लिए मुकाबले को भारतीय महिला तीरंदाजों ने 6-2 से जीत लिया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली। एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को बड़े अंतर से हरा दिया, जिसके बाद भारतीय पुरुष कबड्डी टीम फाइनल में पहुंच गई। भारतीय टीम ने इस मैच में पाकिस्तान को 61-14 के बड़े अंतर से मात दी। और एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा दिया और बड़ी ही आसानी से फाइनल में एंट्री कर ली, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने भारत के सामने 20 ओवर में महज 97 रन का लक्ष्य रखा, जिसे भारतीय टीम ने 10वें ओवर में ही हासिल कर लिया। अब गोल्ड मेडल के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सुबह अफगानिस्तान से भिड़ेगी। लेकिन पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलो वर्ग में बजरंग पुनिया भारत को गोल्ड मेडल दिलाने से चूक गए। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें ईरान के रेसलर ने हरा दिया, जिसके बाद बजरंग पुनिया का फाइनल खेलने का सपना टूट गया। ईरान के रेसलर ने पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलो वर्ग में बजरंग पुनिया को 8-1 से शिकस्त दी, जबकि महिला फ्री स्टाइल कुश्ती के 62 किलो वर्ग में सोनम मलिक ने कांस्य पदक जीत लिया। करीबी मुकाबले में सोनम ने चीन की रेसलर को चित कर दिया और कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले को 7-5 से जीत लिया। ये मैच बेहद रोमांचक रहा, क्योंकि एक समय दोनों रेसलरों का स्कोर 4-4 से बराबरी पर था, लेकिन सोनम मलिक ने आखिरी के 25 सेकंड में 3 पॉइंट हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ एशियन गेम्स में 13वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 और मेडल जीत लिए। भारत ने अलग अलग इवेंट में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिससे एशियन गेम्स में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 95 हो गई, जिनमें 22 गोल्ड, 34 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसके साथ ही भारत पदकों के शतक के करीब पहुंच गया, जबकि पुरुष हॉकी टीम ने 9 साल बाद गोल्ड जीतकर एशियन गेम्स का 13वां दिन भारत के लिए यादगार बना दिया। लेकिन चीन में जारी एशियन गेम्स में विवाद का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बार चीन ने अपने ही देश की 2 खिलाड़ियों की तस्वीरें छापने पर पाबंदी लगा दी, और जब इसके पीछे की दलील सामने आई तो पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई, क्योंकि चीन की उन दोनों खिलाड़ियों की जर्सी का नंबर 6 और 4 था। आरोप है कि यह फैसला चीन ने तियानमेन नरसंहार की वजह से लिया। वहां 4 जून 1989 में एक भीषण नरसंहार हुआ था। जून यानी साल का 6ठा महीना। असल में चीन में तारीख लिखने का तरीका भारत से अलग है। वहां पहले महीना, फिर तारीख और फिर साल लिखा जाता है। इसलिए 6 और 4 एक साथ लिखने पर चीन की सरकार ने पाबंदी लगा दी। इसी तरह 8 और 9 लिखने पर भी वहां बैन लगा दिया गया। मतलब चीन का मानना है कि उन दोनों ही खिलाड़ियों की जर्सी के नंबर तियानमेन नरसंहार की याद ताजा कर सकते हैं, इसलिए उसने बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद उन दोनों खिलाड़ियों की तस्वीरें छापने पर पाबंदी लगा दी।
हालांकि उसके इस फैसले पर कई देशों ने ऐतराज जताया, लेकिन चीन अपने इस फैसले पर अड़ा रहा और उसने उन दोनों खिलाड़ियों की तस्वीरें न छापने के फैसले को नहीं बदला। इस बीच राहुल गांधी के रावण वाले पोस्टर पर देश में सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस पार्टी ने देश के कई शहरों में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किए। बीजेपी ने एक दिन पहले एक पोस्टर सोशल मीडिया पर डाला था जिसमें राहुल गांधी को रावण की तरह दिखाया गया था। और बीजेपी की तरफ से जारी इसी तस्वीर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बवाल मच गया। दिल्ली में तो कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के घेराव के लिए निकल पड़े। इस दौरान कांग्रेस ने पोस्टरों के बदले पोस्टर वॉर छेड़ दी, जिसमें राहुल गांधी को राम और हनुमान बताया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से जोरदार झड़प भी हुई। कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी सामने आई। वहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में रैली निकाली। इसी तरह के प्रदर्शन जम्मू और तिरुवनंतपुरम में हुए। वहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और कई जगहों पर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतले भी जलाए। और ये सारा बवाल हुआ उस पोस्टर की वजह से जिसमें राहुल गांधी को रावण के तौर पर दिखाया गया। इस पोस्टर को बीजेपी ने ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें 10 सिर वाले रावण के 10 चेहरों पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी नजर आई। बीजेपी ने इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए इसके साथ भारत खतरे में है लिखा, जिसके बाद विपक्षी पार्टी के गठबंधन की सदस्य पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। वहीं इस विवाद के बढ़ते ही बीजेपी ने भी विपक्षी गठबंधन के आरोपों का जवाब दिया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में विपक्षी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे गुट को निशाने पर लिया। कौन राम के साथ है, कौन रावण के साथ है, ये जनता को दिखाएगा। हालांकि इस मामले में विपक्षी गठबंधन की पार्टियों ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर नफरत फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। इधर महाराष्ट्र के गोरेगांव में 5 मंजिला एक इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। और उस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो 5 मंजिला इमारत आग की लपटों से घिरी दिखाई दी और दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। बताया गया कि आग सबसे पहले पार्किंग एरिया में लगी, जो धीरे धीरे वहां खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में लेती गई और देखते ही देखते विकराल हो गई। आग की सूचना मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस और दमकल विभाग के कर्मियों ने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। 7 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है और बताया जा रहा है कि कुछ तो क्रिटिकल हैं। हादसे में 30 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और कई कारें भी जलकर राख हो गई। हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुख जताया और पीड़ितों को आर्थिक मदद देने की बात कही। 5 लाख रुपयाची मदत शासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्ही देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। बताया गया कि आग सुबह करीब 3 बजे लगी, इसलिए उस समय गहरी नींद में सो रहे लोगों को इसके बारे में देर से पता लगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। इस बीच दिल्ली के द्वारका से चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हड़कंप मचा दिया। बदमाशों ने इस बार इंडियन ऑयल की पाइपलाइन को निशाना बनाया और सुरंग खोदकर काफी दिनों तक उससे तेल चोरी करते रहे। और इसके लिए उन्होंने दिल्ली के द्वारका इलाके से गुजरने वाली इंडियन ऑयल की पाइपलाइन को निशाना बनाया। उन बदमाशों ने एक ऐसी सुरंग खोदी जो वहां पर बनी कई दुकानों के नीचे से होती हुई सीधे इंडियन ऑयल की पाइपलाइन तक पहुंचती है। इसके लिए उन्होंने करीब 50 मीटर लंबी और 15 फीट गहरी सुरंग बनाई। साथ ही उन्होंने उस सुरंग में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की पाइपलाइन भी बिछाई। जिस जगह पर उन्होंने सुरंग बनाई वो काफी भीड़ भरा इलाका है। इसके बावजूद उनकी इस हरकत की किसी को भनक तक नहीं लगी। किस तरीके से सुरंग बिछाई गई थी, सुरंग बनाई गई थी और देखें कि अभी तक उसके कुछ निशान बाकी हैं। जानकारी मिलने के बाद इंडियन ऑयल के अधिकारी वहां पहुंचे। वहां से दोबारा मिट्टी हटवाने के बाद उस सुरंग को पूरी तरह से बंद करा दिया गया। आशंका जताई गई कि इस सुरंग के जरिए वो बदमाश काफी दिनों से तेल की चोरी कर रहे थे। उधर ब्रिटेन से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। 2 साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड के उकसाने पर जसवंत सिंह छैल नाम का भारतीय मूल का ब्रिटिश लड़का ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की हत्या करने पहुंच गया था, क्योंकि जिस गर्लफ्रेंड के कहने पर उसने यह कदम उठाया था वो असलियत में थी ही नहीं, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंप्यूटर प्रोग्राम था, जिससे वो लगातार चैट करता था और अपनी सभी बातें बताता था। ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट के मुताबिक जसवंत सिंह ने चैट के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र किया था, जिसके बाद उस एआई कंप्यूटर प्रोग्राम ने उसे महारानी एलिजाबेथ की हत्या करके इसका बदला लेने की सलाह दे दी। ब्रिटेन पुलिस के मुताबिक 2021 में क्रिसमस के दिन जसवंत सिंह एक रस्सी के जरिए महल की दीवार को फांदकर हथियार के साथ अंदर घुसा और महारानी एलिजाबेथ के कमरे तक पहुंच गया। इस दौरान उसने सिर पर टोपी पहन रखी थी और चेहरे को मास्क से ढक रखा था। हालांकि महल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते उसे पकड़ लिया। 2 साल की सुनवाई के बाद आरोपी जसवंत सिंह को राजद्रोह का दोषी मानते हुए कोर्ट ने 9 साल की सजा सुना दी।
इस बीच ड्रोन अटैक से दहले सीरिया के उत्तरी हिस्से में तुर्की ने कुर्द लड़ाकों की नाक में दम कर दिया। यानी सीरिया फिर सुलग उठा, क्योंकि एक तरफ उसके तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स में हड़कंप मचा, तो वहीं दूसरी ओर उत्तरी सीरिया में तुर्की ने धुआंधार एयर स्ट्राइक कर दी और एक के बाद एक कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों को धमाके से उड़ा डाला। तुर्की ने इस एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें साफ नजर आया कि उत्तरी सीरिया में भयंकर बमबारी हुई और तुर्की ने कुर्द लड़ाकों की नाक में दम कर दिया। तुर्की ने दावा किया कि उत्तरी सीरिया में उसने 26 कुर्द लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया। उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान कहे जाने वाले इलाके में तुर्की लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि तुर्की की राजधानी अंकारा में कुछ दिन पहले ही आत्मघाती हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने ली थी। जिसके बाद तुर्की ने सीरिया और इराक में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाया। सीरिया में उसका ऑपरेशन इसी का हिस्सा था, जो उसने ठीक उसी समय किया जब होम्स शहर पर ड्रोन हमला हुआ, जिसने सीरिया में उथल पुथल मचाकर रख दी। लेकिन तुर्की की सेना ने उसके देश में छिपे हुए कुर्द लड़ाकों के खात्मे के लिए भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। तुर्की के मीडिया के मुताबिक वहां के कई इलाकों से पीकेके के 75 संदिग्ध लड़ाकों को एक साथ पकड़ लिया गया, जिसे तुर्की ने दुनिया के सामने एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया, क्योंकि कुर्द लड़ाकों पर तुर्की को दहलाने के आरोप लगते आए हैं। कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके ने बीते कुछ महीनों में तुर्की की नाक में दम कर रखा है। इसीलिए तुर्की की सेना किसी भी सूरत में अपने देश से कुर्द लड़ाकों का नामो निशान मिटा देना चाहती है। इसी कड़ी में तुर्की की सेना ने देश के कई हिस्सों में कुर्द लड़ाकों को पकड़ने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें उसे बड़ी कामयाबी मिली। तुर्की के मीडिया के मुताबिक इस ऑपरेशन में 75 संदिग्ध कुर्द लड़ाकों को पकड़ लिया गया। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि जिस पोलिंग बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, उसके अध्यक्ष को वो 51,000 रुपए इनाम देंगे। कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इंदौर 1 से टिकट दिया है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने 51,000 के इनाम वाला बयान दिया। इस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सुनते ही कांग्रेस तमतमा गई। इस तरह की चीजों को सॉफ्ट थ्रेट भी कहते हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जब कैलाश विजयवर्गीय का नाम आया था तो वो भावुक हो गए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी से टिकट मिलने के बाद वो चुनाव प्रचार में जुट गए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की इंदौर 1 ही नहीं बल्कि इंदौर की सभी 9 सीटों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। सूत्र बता रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देकर पार्टी ने इंदौर की 9 सीटों समेत मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर निशाना साधा। उधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों और उनके समर्थकों के निशाने पर आ गए, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में छिपे दूसरे आतंकियों को वहां मारे जाने का डर सताने लगा है। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से ट्रूडो उनके निशाने पर आ गए। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों को ये लगने लगा है कि कनाडा ने निज्जर की हत्या का मुद्दा उस तरीके से नहीं उठाया जैसा उन्होंने सोचा था। खुफिया सूत्र ये भी बताते हैं कि निज्जर की तरह ही उन्हें भी कनाडा में मारे जाने का खतरा महसूस होने लगा है और इसी वजह से उन्होंने कनाडा की ट्रूडो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों को निज्जर की हत्या का मामला ठंडा पड़ता दिख रहा है, जबकि सूत्र बताते हैं कि वो इस मुद्दे के बहाने पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुटे थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से खालिस्तानी आतंकी ट्रूडो पर भड़क गए। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि कनाडा में सिख समुदाय के लोग खतरे में हैं, ताकि ट्रूडो की सरकार से सिख समुदाय नाराज हो जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी अपने यहाँ पड़ोसी देश मेक्सिको से घुसते शरणार्थियों से इतने तंग आ गए कि उन्होंने अपने बॉर्डर पर दीवार खड़ी करने का ऐलान कर दिया। जबकि शरणार्थियों को लेकर बाइडेन का रुख नरम रहा है। वो ये कसम खाकर ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे कि बॉर्डर पर 1 फुट दीवार नहीं बनने देंगे। मगर अमेरिका में घुसते शरणार्थियों का मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि बाइडेन को भी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चलना पड़ा और अब बाइडेन सरकार खुद अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर दीवार बनवाएगी, क्योंकि अमेरिका की पूरी दक्षिणी सीमा मेक्सिको से लगती है। अमेरिका 32 किलोमीटर लंबी वो दीवार अपने टेक्सास राज्य में उस जगह बनाएगा जहां से मेक्सिको से सबसे ज्यादा शरणार्थी अमेरिका में घुसते हैं। मेक्सिको से लगने वाले अमेरिका के अकेले इस हिस्से से इस साल 2,45,000 से ज्यादा शरणार्थी बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुस चुके हैं, जिनका बोझ उठाना अमेरिका के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। इसलिए अमेरिका को मेक्सिको से लगने वाले अपने बॉर्डर पर नई दीवार बनाने का फैसला करना पड़ा। हालांकि मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसने वाले शरणार्थी सिर्फ मेक्सिको के ही नागरिक नहीं होते, बल्कि मेक्सिको से अमेरिका में पनाह लेने की फिराक में रहने वाले ज्यादातर लोग मेक्सिको से बाहर के होते हैं। ये लोग हेती, ग्वाटेमाला, होंडुरस और वेनेजुएला जैसे गरीब देशों के नागरिक होते हैं, जो अपने देश में मची राजनीतिक उथल-पुथल और बढ़ते अपराधों से भागकर पहले मेक्सिको में घुसते हैं और फिर वहां से लंबा चौड़ा सफर करके अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर पर पहुंचते हैं ताकि अमेरिका में घुस सकें। अब वो शरणार्थी अमेरिका के लिए ऐसा सिरदर्द बन गए हैं कि दीवार बनाने के खिलाफ खड़े बाइडेन को भी
बॉर्डर पर दीवार बनाने का फैसला करना पड़ा। उधर फिलीपींस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मिले एक ईमेल से वहां ऐसा खौफ फैला कि एक दो नहीं बल्कि 42 एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। वहां किसी ने विमानों में बम होने की धमकी भरा ईमेल फिलीपींस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेज दिया, जिसके बाद पूरे फिलीपींस में डर फैल गया। बताया गया कि वहां किसी ने फिलीपींस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक धमकी भरा ईमेल भेजा जिसमें कई विमानों में बम होने की चेतावनी दी गई। I think mostly these threats are empty. They're not genuine. और इस ईमेल से वहां ऐसा खौफ फैला कि फिलीपींस के 48 एयरपोर्टों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। फिलीपींस के मुताबिक ये धमकी उन 4 शहरों की तरफ उड़ने वाले विमानों के लिए दी गई जिनके जरिए ज्यादातर विदेशी नागरिक सफर करते हैं। यही वजह रही कि फिलीपींस की सरकार ने इस मामले में ज्यादा सावधानी बरतने पर जोर दिया और 48 एयरपोर्टों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि वहां के परिवहन मंत्री के मुताबिक इस दौरान एक भी उड़ान को रद्द नहीं किया गया। साथ ही धमकी भरे इस ईमेल की जांच भी तेज कर दी गई। इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जन जागरण अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत बीजेपी की सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई घंटों तक खड़ी रही। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी महिला मोर्चा के इस प्रदर्शन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने शराब नीति घोटाला मामले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगा दिया। अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के सूत्रधार हैं और उनके सारे नेता इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी की कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने वाले पोस्टर भी लिए नजर आएंगे। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के करीबियों पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया। आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को पूछताछ के लिए समन्स भेजे, जिसके बाद संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा ईडी के सवालों का सामना करने उसके दफ्तर पहुंच गए। कुछ दिन पहले ईडी ने सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के यहां छापेमारी की थी। इधर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने अपनी तीसरी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर जोगिंदर सिंह जोगा को आरोपी बनाया। जोगा हरियाणा के भिवानी जिले का रहने वाला है और पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो 2015 से लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा है और आरोप है कि उसी ने मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर प्रियव्रत फौजी, अंकित सिरसा, कशिश और दीपक मुंडी के लिए ठहरने का इंतजाम किया था। पंजाब की मानसा कोर्ट में पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड की तीसरी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें यह दावा किया गया कि हत्या के दौरान जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन के संपर्क में था। पिछले साल 29 मई को पंजाब के मानसा में मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी और पुलिस का आरोप है कि जोगा ने इस हत्याकांड में शूटरों को हर मुमकिन मदद की थी। और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जून 2022 से ही पुलिस को जोगा की तलाश थी। बाद में पंजाब पुलिस को पता चला कि जोगा गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान जोगा ने मूसेवाला हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूल कर ली। उधर शरणार्थियों के मुद्दे पर जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की एक और गलती ने तालिबान का पारा चढ़ा दिया। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने कराची में अफगानिस्तान के व्यापारियों के कंटेनर रोक दिए, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान को तालिबान सरकार ने अफगान शरणार्थियों के मुद्दे पर पहले ही चेतावनी दी थी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश में मौजूद अफगान शरणार्थियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दे दिया था। लेकिन अब तो सारी हदें ही पार हो गई। अफगानिस्तान के मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 1000 से ज्यादा कंटेनरों को कराची बंदरगाह पर ही रोक दिया। बताया गया कि उन कंटेनरों में कपड़े, टायर और दूसरी चीजें भरी हुई थी। आरोप लगे कि पाकिस्तान ने व्यापार को लेकर बने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के व्यापारियों को लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली का अपने एक सुरक्षा कर्मी को थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तेलंगाना के गृह मंत्री जन्मदिन के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने अपने उस सुरक्षा कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। वायरल हुए इस वीडियो में दिखा कि इससे पहले उन्होंने उससे गुलदस्ते की मांग की, जिसे वो नहीं समझ पाया और इसी बात पर तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली को गुस्सा आ गया। इधर महाराष्ट्र के नेता विपक्ष जितेंद्र अवाड़ के एक विवादास्पद ट्वीट पर अन्ना हजारे ने पलटवार किया। इससे पहले एनसीपी नेता ने अपने ट्वीट में अन्ना हजारे का नाम लिए बिना उनकी टोपी पर टिप्पणी की थी और उस ट्वीट के खिलाफ अन्ना हजारे ने एनसीपी नेता जितेंद्र अवाड़ को मानहानि का केस करने की चेतावनी दे डाली। नुकसान भरपाईचा दावा लावता येईल का? कुठं लावता येईल, कसं लावता येईल करायचं। क्योंकि जितेंद्र अवाड़ ने अपने ट्वीट में ये लिख दिया कि टोपी पहनने से कोई गांधी नहीं बन जाता। उधर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में वहां के सुरक्षा बल का चलाया गया एक ऑपरेशन पूरे पेरू में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि सुरक्षा बल के जवानों ने घने जंगलों के बीच मौजूद ड्रग्स बनाने के एक बड़े अड्डे को बर्बाद कर दिया और इसके लिए पेरू के सुरक्षा बल ने ड्रग्स बनाने के उस अड्डे पर अचानक ही धावा बोल दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया।
पेरू के सुरक्षा बल ने वहां ड्रग्स बनाने में जुटे 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया और उस अड्डे से करीब 300 किलो कोकेन जब्त करने का दावा किया, जबकि वहां से निकलते समय पेरू के सुरक्षा बल ने उस अड्डे को भी आग के हवाले कर दिया। ये कार्रवाई पेरू की राजधानी लीमा से करीब 800 किलोमीटर दूर लोरेतो के जंगलों में की गई। कुछ रोज पहले भी पेरू के सुरक्षा बल ने उस इलाके में ड्रग्स बनाने वाले एक अड्डे को बर्बाद कर दिया था। इस बीच अमेरिका ने भारत को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर चीन की नींद उड़ गई। अमेरिका ने भारत के साथ रक्षा समझौते को और ज्यादा मजबूत करने की बात कहते हुए भारत को दोस्त जबकि चीन को दुनिया के लिए चुनौती बता दिया। मतलब ये कि अमेरिका ने चीन की सरेआम फजीहत कर डाली। अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं, या यूं कहें कि दोनों कट्टर दुश्मनों में कभी भी जंग छिड़ सकती है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने चीन को धो डाला और भारत की जमकर तारीफ कर दी। पेंटागन के प्रेस सचिव ने चीन पर तंज कसते हुए उसे दुनिया के लिए चुनौती बता दिया, क्योंकि चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में दादागिरी कर फिलीपींस और ताइवान को आंख दिखाने से पीछे नहीं हट रहा। लेकिन चीन जिसे आंख दिखा रहा है, अमेरिका उसी के साथ मजबूती से खड़ा है। यही वजह रही कि चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ गया, मगर अमेरिका ने जहां चीन पर तंज कसा, वहीं उसने साफ कर दिया कि वो भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाएगा। इधर राजस्थान के बाद महाराष्ट्र के पुणे में भी ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। जांच के दौरान वहां रेल पटरियों पर पत्थर रखे मिले। 4 दिन पहले राजस्थान में भी रेलवे ट्रैक पर लोहे की मोटी छड़ और पत्थर रखे मिले थे। हालांकि तब ट्रेन ड्राइवर की समझदारी से हादसा होने से टल गया था। इसके बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरें पुणे से भी सामने आई। वहां चिंचवड अकुर्डी रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए मिले। पटरियों का रखरखाव करने वाले कर्मचारियों ने ट्रैक पर पत्थर मिलने की सूचना तुरंत अधिकारियों को दी, जिसके बाद उन पत्थरों को रेल ट्रैक से हटा दिया गया। उधर 4 महीने पहले समंदर में फटी जो टाइटन पनडुब्बी पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई थी, उस पर अब फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो गई। एक अमेरिकी निर्माता ने फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। टाइटन पनडुब्बी जून में 5 अरबपतियों को 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए समंदर में लेकर गई थी, मगर वो फिर कभी नहीं लौटी, क्योंकि वो समंदर में ही फट गई थी और उसमें सवार फ्रांस, ब्रिटेन और पाकिस्तान के 5 अरबपति मारे गए थे। वो 5 1912 में उत्तरी अटलांटिक सागर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी में सवार हुए थे, मगर पानी की गहराई में जाते हुए पनडुब्बी अचानक लापता हो गई थी और फिर 4 दिन बाद समंदर में उसका मलबा मिला था। टाइटन पनडुब्बी के टाइटैनिक जहाज से कनेक्शन की वजह से दुनिया भर में चर्चा थी कि टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ही टाइटन पनडुब्बी पर भी फिल्म बनाएंगे, मगर उन्होंने इसे अफवाह बताया और अब खबर है कि प्रोड्यूसर ई ब्रायन डॉबिन्स उस भयानक हादसे पर फिल्म बनाएंगे। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में चीन के बढ़ते दखल पर अमेरिका भड़क गया और वहां की सरकार से नाराजगी जता दी। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन लंबे समय से दक्षिण अमेरिका के देशों से करीबी बढ़ाने में जुटा है, जिसे अमेरिका अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक चीन ने पिछले कुछ सालों में दक्षिण अमेरिका के कई देशों में बड़े पैमाने पर निवेश किए और इसी के तहत पेरू की राजधानी लीमा में भी पावर प्लांट समेत कई बुनियादी सुविधाएं लगाई गई। लेकिन दक्षिण प्रशांत महासागर के किनारे पर एक विशाल बंदरगाह बनाकर चीन ने अमेरिका को सदमे में डाल दिया, क्योंकि पेरू पर बढ़ती चीन की पकड़ को अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इसीलिए वहां के विदेश मंत्रालय ने पेरू से बातचीत कर चिंता जताई और उसे चीन से सतर्क रहने की सलाह दी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अर्मेनिया के खिलाफ हमले के लिए इजरायल ने अजरबैजान को भारी भरकम हथियार दिए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल अजरबैजान का साथी है, जबकि उसका कट्टर दुश्मन ईरान अर्मेनिया के साथ खड़ा है। दावा किया गया कि इसीलिए इजरायल ने अजरबैजान की मदद की ताकि वो नगोर्नो कराबाख पर कब्जा जमा सके, जिसे लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान पिछले करीब 30 साल से लड़ रहे थे। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अर्मेनिया ने आरोप लगाया कि 19 सितंबर को नागोर्नो कराबाख पर जो हमला किया गया उसके लिए इजरायल ने गुपचुप तरीके से अजरबैजान को भारी भरकम हथियार सप्लाई किए, जिसमें गोला बारूद के साथ साथ सैकड़ों ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर भी शामिल थे। और दावा किया गया कि उन्हीं के दम पर अजरबैजान नागोर्नो कराबाख पर कब्जा करने में कामयाब हुआ। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हमले से कुछ दिन पहले ही इजरायल ने अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई की, जिसका पर्दाफाश इजरायल और अजरबैजान के बीच आने जाने वाले विमानों के डेटा से हुआ। क्योंकि दुनिया भर में विमानों की उड़ान पर नजर रखने वाली एक संस्था के मुताबिक नागोर्नो कराबाख पर हमले से कुछ दिन पहले ही अजरबैजान की सेना के माल ढोने वाले विमानों ने इजरायल के दक्षिणी इलाके में मौजूद एक एयरबेस से कई बार उड़ान भरी थी, जो बाद में नागोर्नो कराबाख के करीब लैंड हुए थे। इधर राजस्थान के झुंझुनू से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने शहर में रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी हादसे का शिकार होती नजर आई। घटना उस वक्त हुई जब उस गाड़ी के ड्राइवर ने सामने से आ रही एक कार से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ऐसा करने में वो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से वो कार जाती नजर आई। इसी दौरान दूसरी तरफ से वो गाड़ी तेज रफ्तार में आती दिखी, लेकिन जैसे ही उस गाड़ी के ड्राइवर ने उस कार से बचने के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क किनारे जाकर पलट गई। इसके बाद जो हुआ
ब्रेक के बाद। माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव की जांच कर रही ईडी ने श्रद्धा कपूर समेत कई फिल्मी सितारों को पूछताछ के लिए समन्स भेज दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में कई और बड़े सितारों पर तलवार लटक रही है। ये वही महादेव बेटिंग ऐप है जिसकी जांच के लिए ईडी देश के कई शहरों में छापे मारकर सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी ने इससे पहले समन्स भेजकर रणबीर कपूर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूछताछ के लिए बुलाया। और उन्हीं की तरह जांच एजेंसी ने श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को भी पूछताछ के लिए समन्स भेजे। सभी को पूछताछ के लिए रायपुर आने के लिए कहा गया। इससे पहले ईडी ने रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि रणबीर कपूर ने महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ी रकम ली थी और ये पूरा पैसा उन्हें कैश में मिला था। इसीलिए इस मामले की तह तक जाने के लिए ईडी ने रणबीर कपूर को समन्स भेजा। लेकिन ईडी के वकील के मुताबिक रणबीर कपूर ने जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। ईमेल हमको रिसीव हुआ है और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि उसके ईमेल पे हम क्या करें क्या नहीं करें। सूत्रों का दावा है कि इनके अलावा 14 से ज्यादा हिंदी फिल्मों और तमिल फिल्मों के एक्टर भी ईडी के रडार पर हैं और उन्हें भी जल्द ही पूछताछ के लिए समन्स भेजे जा सकते हैं। और जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक महादेव ऐप अवैध रूप से सट्टा लगाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। ईडी के सूत्रों का दावा है कि इसके कॉल सेंटर भारत के कई शहरों के अलावा नेपाल, यूएई और श्रीलंका समेत कई देशों में थे, जबकि इसका पूरा खेल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चलता था। और इस ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है और सूत्र बताते हैं कि वो दुबई में छिपा हुआ। ईडी के मुताबिक इस ऑनलाइन बेटिंग ऐप को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड लेना होता है जो महादेव ऐप से जुड़े लोगों के पास होता है। और सूत्र बताते हैं कि ऐप के आईडी और पासवर्ड हजारों रुपए में बेचे जाते थे। आईडी मिलने के बाद इस ऐप से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार होता था। इसके बाद हार जीत का पैसा ऑनलाइन तरीके से बैंक खातों में पहुंचा दिया जाता था। जांच में यह भी पता चला कि इस ऐप से जुड़े लोग पैसों का लालच देकर दूसरे लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर उनमें सट्टेबाजी का पैसा मंगवाते थे। लेकिन ईडी के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव का मालिक सौरभ चंद्राकर हजारों करोड़ का मालिक बनने से पहले मध्य प्रदेश में जूस की दुकान चलाता था। लेकिन अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके उसने न सिर्फ करोड़ों रुपए अवैध तरीके से कमाए बल्कि विदेशों तक सट्टेबाजी का जाल फैला दिया। हालांकि ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव की वजह से वो ईडी के रडार पर आ गया। ईडी के मुताबिक सौरभ चंद्राकर मध्य प्रदेश के भिलाई का रहने वाला है और उसके पिता नगर निगम में पंप ऑपरेटर थे। पढ़ाई के बाद सौरभ ने भिलाई में ही जूस की एक दुकान खोली थी। दुकान की कमाई को वो सट्टेबाजी में लगाने लगा, लेकिन लाखों रुपए हारने के बाद 2019 में दुबई भाग गया था और वहां अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी शुरू कर दी। थोड़े दिन बाद सौरभ चंद्राकर ने महादेव नाम से सट्टेबाजी ऐप लॉन्च कर उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। बीते 3 साल में उसने अपने दोस्त रवि उत्पल के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी से हजारों करोड़ का साम्राज्य बना लिया। और दुबई में इसी साल फरवरी में सौरभ चंद्राकर ने धूमधाम से शादी की थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक उसने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मतलब उसने शादी में पानी की तरह पैसा बहाया था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सौरभ ने अपनी शादी में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों को बुलाया था और इसके बदले उन्हें मोटी रकम दी गई थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक शादी में शामिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों को सौरभ चंद्राकर ने कैश में पेमेंट की थी।
ईडी के सूत्रों के मुताबिक शादी के लिए जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी उसे सौरभ चंद्राकर की कंपनी ने 112 करोड़ रुपए हवाला के जरिए कैश में दिए थे और उस कंपनी ने ही शादी में शामिल कलाकारों को उनकी फीस कैश में अदा की थी। क्योंकि ईडी के सूत्रों ने बताया कि सौरभ चंद्राकर की कंपनी पर छापेमारी के दौरान इसके हिसाब किताब से जुड़े कुछ दस्तावेज जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं, जिसके बाद इस मामले में रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, भारती सिंह और हिना खान समेत 14 कलाकारों को समन्स भी भेज दिए गए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक कई और कलाकार जांच एजेंसी के रडार पर हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव के मालिक सौरभ चंद्राकर के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े होने का दावा कर दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी का यह पूरा कारोबार 20,000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसके खिलाफ ईडी की टीम कार्रवाई में जुटी है। लेकिन खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि दुबई में बैठा सौरभ चंद्राकर दाऊद के इशारे पर ही इस ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप को चला रहा था। मतलब सौरभ के संबंध पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम से भी हैं। सूत्र बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले सौरभ से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने करोड़ों रुपए की डिमांड की थी। दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सौरभ चंद्राकर ने उसे अपनी दाऊद इब्राहिम की पहचान होने की धौंस भी दिखाई थी। और सूत्र ये भी बताते हैं कि सौरभ ने लॉरेंस बिश्नोई को अगली बार पैसों के लिए फोन करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सौरभ के दाऊद का नाम लेने के बाद लॉरेंस ने उसे दोबारा कभी फोन नहीं किया। इधर बेंगलुरु में बस स्टैंड चोरी होने की खबर ने वहां के परिवहन विभाग में खलबली मचा दी। बताया गया कि 10 लाख की लागत से बना वो बस स्टैंड एक हफ्ते बाद ही वहां से गायब हो गया, जिसकी खबर मिलते ही वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि 10 लाख रुपए की लागत से बने उस बस स्टैंड के लगने के महज हफ्ते भर के अंदर चोर उसे चुरा ले गए, जबकि इसकी जानकारी राज्य परिवहन विभाग को 1 महीने बाद लगी। बताया गया कि वो बस स्टॉप 21 अगस्त को बनाया गया था, जबकि 28 अगस्त को वहां से गायब हो गया, जिसकी जानकारी विभाग को तब मिली जब उस बस स्टैंड को बनाने वाली कंपनी ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसे चोर स्टील ढांचे के साथ चोरी करके ले गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर भारत को बदनाम करने की कोशिश करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार अपने ही देश में बीच सड़क पर उनकी बेइज्जती हो गई, और वो भी ऐसी कि इसके बाद ट्रूडो की सोशल मीडिया पर जमकर भद्द पिट गई। सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो में जस्टिन ट्रूडो कुछ लोगों से मिलते नजर आए, लेकिन जैसे ही वो वीडियो बना रहे शख्स से हाथ मिलाने आगे बढ़े, उसने ट्रूडो से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उस आदमी ने कनाडा में जारी महंगाई के बावजूद यूक्रेन की मदद करने पर ऐतराज जताया, जिससे भड़के ट्रूडो उसे पुतिन का समर्थक बताने लगे। इस दौरान उस आदमी ने जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा को बर्बाद करने का आरोप लगाया, जिसके बाद ट्रूडो उससे नजरें बचाते हुए अपनी कार में जाकर बैठ गए। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, क्योंकि वहां बेकाबू भीड़ पर पुलिस लाठीचार्ज करती दिखाई दी। घटना उस वक्त हुई जब हजारों की संख्या में लोग वहां जल विहार महोत्सव में शामिल होने पहुंचे, और इसी बीच वहां भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें हजारों की संख्या में लोग डांस देखते नजर आए। तभी कई लोग मंच की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद तो भीड़ बेकाबू हो गई और वहां भगदड़ मच गई। लोग पुलिस की लाठियों से बचने के लिए इधर उधर। राजस्थान के झुंझुनू से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने शहर में रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी हादसे का शिकार होती नजर आई, और घटना उस वक्त हुई जब उस गाड़ी के ड्राइवर ने सामने से आ रही एक कार से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ऐसा करने में वो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से वो कार जाती नजर आई। इसी दौरान दूसरी तरफ से वो गाड़ी तेज रफ्तार में आती दिखी, लेकिन जैसे ही उस गाड़ी के ड्राइवर ने उस कार से बचने के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क किनारे जाकर पलट गई। उस गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो करीब 6 बार पलटती नजर आई। इस घटना से वहाँ हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक आदमी की मौत हो गई। उधर जंग के 19 महीने बाद रूस की फौज ने यूक्रेन पर इतना जोरदार हमला बोला जिससे पूरी दुनिया दहल गई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि खार्किव में रूस के मिसाइल हमले में उसके 51 लोगों की मौत हो गई। जंग की शुरुआत के बाद खार्किव पर रूस का यह सबसे बड़ा हमला बताया गया, क्योंकि इससे पहले रूस के हमले में खार्किव में एक साथ इतने ज्यादा लोगों की मौत कभी नहीं हुई थी। रूस के हमले से पूरा खार्किव दहल गया। मिसाइल हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें सिर्फ मौत के निशान दिखाई दिए। जिस जगह पर रूस की मिसाइल गिरी वहां शवों का ढेर लग गया, क्योंकि पूरा इलाका मलबे से पट गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि खार्किव के कुपियंस्क में पुतिन की फौज ने एक कैफे पर उस वक्त मिसाइल गिराई जब उसमें करीब 60 लोग मौजूद थे।
लेकिन मिसाइल गिरते ही पूरा कैफे मलबे में तब्दील हो गया और सभी उसके नीचे दब गए, जिसके बाद 51 लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया, जबकि बाकी लोग बुरी तरह घायल हो गए। जंग की शुरुआत में रूस ने खार्किव के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में ज़ेलेंस्की की सेना ने उसे रूस से छीन लिया था और तभी से रूस ने खार्किव पर हमले तेज कर दिए। और खार्किव पर हुए हमले ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया। रूस के हमले के बाद अमेरिका ने यह ऐलान किया कि वो ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है और ज्यादा से ज्यादा मदद भेजता रहेगा, क्योंकि रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को हथियारों की सख्त जरूरत है। अमेरिका का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ऐसी खबरें सामने आईं कि यूक्रेन की मदद का अमेरिका में विरोध तेज हो गया, लेकिन इसके बावजूद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कह दिया कि अमेरिका यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हटेगा। खार्किव में हुए हमले को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आतंकी हमला करार दिया और उन्होंने पश्चिमी देशों से और ज्यादा हथियार देने की गुहार लगाई। पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियार भेजते आए हैं, जिनके दम पर यूक्रेन की फौज जंग में रूस का मुकाबला कर रही है। लेकिन अब जब रूस ने हमले पहले से और तेज कर दिए तो यूक्रेन को ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ गई। इधर पंजाब के अमृतसर से एक खबर सामने आने के बाद वहां दहशत मच गई, क्योंकि वहां की एक दवा कंपनी की एक इमारत में लगी भीषण आग में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। इस घटना का एक खौफ से भर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस इमारत से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं। भयंकर आग लगने से आसपास का इलाका काले धुएं के गुबार से भर गया। देखते ही देखते आग और विकराल होती गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। इस हादसे में झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की। गृह मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। और इस मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इसके साथ ही एनएसए अजीत डोभाल और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत कई मंत्रियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इधर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर लॉरेंस गैंग से अपनी जान को खतरा बताया और अदालत से जेल बदलने की अपील की। भगवानपुरिया पंजाब की कपूरथला जेल में बंद है, जिसे कुछ रोज पहले एक केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए मोहाली लाया गया था, जिसके बाद उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपनी जान पर खतरे की आशंका जताई। अपनी याचिका में जग्गू भगवानपुरिया ने यह दावा किया कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के अलावा कई दूसरे गैंगस्टर उसकी हत्या करने की ताक में हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसीलिए उसने अपनी याचिका में कोर्ट से जेल बदलवाने की गुहार लगाई और उसने ये भी अपील की कि उसे किसी भी सूरत में पंजाब की भटिंडा जेल न भेजा जाए, क्योंकि वहां किसी भी वक्त उसकी हत्या हो सकती है। जग्गू भगवानपुरिया की इस अपील पर कोर्ट ने कपूरथला जेल प्रशासन को 10 दिन के अंदर फैसला लेने के लिए आदेश जारी कर दिया। पंजाब पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इससे पहले भगवानपुरिया ने 21 सितंबर को भी कपूरथला जेल अधिकारियों को एक पत्र लिखकर जेल बदलने की अपील की थी। इस बीच रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करते हुए लगातार चौथी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले फरवरी में रेपो रेट में बदलाव किया गया था और तब से यह दर 6.5% पर बरकरार है। रिजर्व बैंक के इस फैसले से होम लोन की ईएमआई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को कर्ज देता है। और रिजर्व बैंक के इस फैसले से शेयर बाजार की तेजी को भी सपोर्ट मिला, जिससे सेंसेक्स में 364 अंकों की उछाल आई। और इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी देखी गई, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 364 अंक चढ़कर 65,995 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 107 अंकों की तेजी के साथ 19,653 के स्तर पर बंद हुआ। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। वहां एक रोज पहले 2 छात्रों ने फिल्मी स्टाइल में अपने कोचिंग सेंटर के टीचर के पैर में गोली मार दी, जिसके एक दिन बाद उन छात्रों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों आरोपी छात्र खुद को गैंगस्टर बताते हुए टीचर को 39 गोलियां मारने की धमकी देते सुनाई दी। टांग है छल्ली करूंगा, 40 गोली मारनी है, 39 और रह गई है भाई। आरोप है कि इससे एक दिन पहले इन्हीं छात्रों ने मामूली विवाद में अपने टीचर के पैर में गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि घटना के बाद आरोपी छात्र फरार हो गए, लेकिन एक दिन बाद उनका एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच और तेज कर दी। उधर डीएम के सांसद एस जगतरक्षकन और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन आयकर विभाग ने छापेमारी की। टैक्स चोरी के आरोपों पर डीएम के सांसद के घर और ऑफिस की तलाशी ली गई और इस दौरान चेन्नई से लेकर कांचीपुरम तक तमिलनाडु में कुल 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई। डीएम के सांसद एस जगतरक्षकन मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे।
इस बीच भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलकर वहां की धार्मिक जगहों के नाम पर कर दिए। गृह मंत्रालय ने जुलाई में इन स्टेशनों के नाम बदलने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद यूपी के प्रतापगढ़ के तीनों स्टेशनों के नाम बदल दिए गए। जिन स्टेशनों के नाम बदले गए उनमें प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया। इसी तरह अंतु रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां चंद्रिका देवी धाम अंतु और बिश्नाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम शनिदेव धाम बिश्नाथगंज कर दिया गया। इधर देश के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में आई आपदा में लापता हुए सेना के जवानों को तलाशने का काम लगातार जारी है। 3 रोज पहले वहां आई बाढ़ में सेना के 23 जवान बह गए थे, जिनमें 4 जवानों के शवों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बरामद कर लिया गया और बाकी लापता जवानों की तलाश लगातार जारी है। 3 दिन पहले सिक्किम में तीस्ता नदी में आई बाढ़ की वजह से वहां भारी तबाही हुई, जिसमें सेना के 23 जवान भी बह गए, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वही बोरदांग इलाका है जहां पर सेना के 23 जवान बह गए थे। देखिए तस्वीरें, अब भी सेना की तरफ से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तीस्ता नदी में आई बाढ़ अपने साथ भारी मलबा भी लाई, जिसकी वजह से सेना की 50 से ज्यादा गाड़ियां भी उसमें दब गईं। आशंका जताई गई कि मलबे में सेना के लापता जवान भी दबे हो सकते हैं, इसीलिए सेना उस इलाके में जमा हुए मलबे को सावधानी के साथ हटाने में जुटी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 24 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। 2 दिन पहले पुतिन ने पीएम को बहुत समझदार व्यक्ति बताया था और फिर अगले दिन एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को एक मजबूत देश बताया और पश्चिमी देशों के दबाव में न आने पर भारत की हिम्मत की दाद दी। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश उनकी बात न मानने वाले हर देश को दुनिया का दुश्मन बताने पर तुले हैं। उन्होंने भारत के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी, मगर वहां उनकी दाल नहीं गली। Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все. पुतिन ने कार्यक्रम में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में भारत मजबूत होता जा रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों की एक बैठक की, जिसमें 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों पर मंथन किया गया। चुनाव आयोग की इस बैठक में 5 राज्यों में चुनाव कराने वाले करीब 900 अफसर शामिल हुए और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में 1-1 चरण में चुनाव हो सकते हैं। खबर यह भी है कि 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना 10 से 15 दिसंबर के बीच हो सकती है। उधर बिहार में जाति जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट में जाति आधारित जनगणना कराने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और इसी मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत से जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने पर बिहार सरकार की शिकायत की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हुए जातिगत सर्वे के पब्लिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और अगले साल जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया। इधर उत्तर प्रदेश में एक पुलिस वाले को रिश्वत मांगना इतना महंगा पड़ा कि उसे सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी के बिजनौर में उस पुलिस वाले ने जिस आदमी से रिश्वत मांगी, उसने समझदारी दिखाते हुए उस पुलिस वाले का एक वीडियो बना लिया, जिसमें वो पुलिस वाला कुछ लोगों से 10,000 रुपए की रिश्वत लेता नजर आया। इस वीडियो में वो लोग एक कागज के बीच में 500 के नोटों की गड्डी रखते दिखाई दिए। 10,000 रुपए हैं, चलो 20,000 दो कागज, ठीक है जी, मोड़ कर दो। और फिर उन लोगों ने वो पैसे उस दरोगा को थमा दिए, जिसे उसने अपने पास रख लिया। हालांकि वो इस बात से अनजान था कि इस दौरान उसका वीडियो बन गया, जिसके सामने आने के बाद एसपी ने एक्शन लेते हुए उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया। उधर महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने ड्रग्स बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस का दावा है कि इस फैक्ट्री में एमडी नाम से मशहूर ऐसे ड्रग्स बनाए जा रहे थे जो हेरोइन और कोकेन से भी ज्यादा नशीले होते हैं। हाई प्रोफाइल पार्टियों में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले इन ड्रग्स की फैक्ट्री का मिलना पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि पुलिस ने उस फैक्ट्री से करीब 300 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 3 दिन पहले ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ में बताया कि नासिक की उस फैक्ट्री में अवैध तरीके से एमडी ड्रग्स बनाए जा रहे हैं। एमडी यानी मेफेड्रोन कोई दवा नहीं बल्कि पौधों के लिए बनी एक खाद है, जिसका नशा हेरोइन और कोकेन से भी ज्यादा होता है। पुलिस ने नासिक की फैक्ट्री पर छापा मारकर 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच खबर है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के बेटे को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बीवाई विजयेंद्र को कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, जो कर्नाटक की शिकारीपुरा विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। यही नहीं, बीएस येडियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र बीजेपी की कर्नाटक इकाई के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। उधर राजस्थान सरकार ने चुनाव से पहले 3 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया। अशोक गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद राजस्थान में अब 53 जिले हो गए और राजस्थान में जो नए जिले बनाए गए उनके नाम मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी हैं। इससे 2 महीने पहले भी सीएम गहलोत ने 17 नए जिले बनाए थे। उधर यूरोप के देश इटली में आग लगने की एक खबर सामने आने के बाद खलबली मच गई, क्योंकि यह हादसा राजधानी रोम के पास मौजूद उस गोल्फ क्लब में हुआ जहां पिछले हफ्ते ही राइडर कप का आयोजन हुआ था
और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो मार्को सिमोन गोल्फ क्लब दो तरफ से आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया और उससे भयंकर धुआं उठता दिखा। उस गोल्फ क्लब में लगी आग इतनी भीषण थी कि उससे उठता धुआं पूरे आसमान पर छा गया। वहां के मीडिया के मुताबिक आग उस गोल्फ क्लब के उस हिस्से में लगी जहां बैठकर दर्शक गोल्फ मैच देखते हैं। हादसे के बाद गोल्फ क्लब ने आग लगने की पुष्टि की और बताया कि आग गोल्फ कोर्स के बाहरी हिस्से में लगी, जिस पर काफी मशक्कत के बाद फायर फाइटरों ने काबू पाया। हालांकि वहां आग कैसे लगी इसका पता नहीं लग सका, इसीलिए हादसे का पता लगाने के लिए अधिकारी जांच में जुट गए। हादसा उसी गोल्फ क्लब में हुआ जहां पिछले हफ्ते राइडर कप का आयोजन किया गया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। गोवा के फतोडा स्टेडियम में यह उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम के साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। आज तक के जितने सारे नेशनल गेम्स हुए उससे सबसे अच्छा नेशनल गेम्स इस बार करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री के मुताबिक इस बार राष्ट्रीय खेलों में 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें 49% महिला खिलाड़ी होंगी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने सीरिया के ऊपर उड़ रहे तुर्की के एक ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका और तुर्की नेटो के सदस्य हैं, लेकिन कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच मतभेद रहे हैं। और इसी बीच सीरिया में उस ड्रोन के ढेर किए जाने की खबर अमेरिका और तुर्की के बीच तनाव बढ़ा सकती है। तुर्की के जिस ड्रोन को तबाह करने का दावा किया गया उसकी कई तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें उस ड्रोन के परखचे उड़े दिखाई दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की का वो ड्रोन सीरिया में मौजूद अमेरिकी एयरबेस की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान F-35 ने उसे मार गिराया। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक तैनात हैं जो आतंकी संगठन ISIS से निपटने में उसकी मदद करते हैं, जबकि सीरिया के उत्तरी इलाके में रहने वाले कुर्द लड़ाकों को तुर्की अपना दुश्मन मानता है और उन्हें खत्म करने के लिए अक्सर वहां हवाई हमले करता है। ऐसे में अटकलें लगाई गईं कि अमेरिकी सेना ने कुर्द लड़ाकों पर हमले के लिए भेजे गए तुर्की के उस ड्रोन को अपने लिए खतरा समझकर ढेर कर दिया। जबकि एक दिन पहले सीरिया के आसमान पर मंडरा रहे तुर्की के एक ड्रोन को मार गिराने पर अमेरिका ने अफसोस जताया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए औपचारिक तौर पर बयान जारी किया, क्योंकि तुर्की नेटो में उसका साथी है। और अपने उसी साथी के एक ड्रोन को अमेरिकी लड़ाकू विमान ने उस वक्त मार गिराया था जब वो सीरिया के ऊपर मंडरा रहा था। अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि सीरिया की वायु सीमा के अंदर तुर्की का ड्रोन उसके F-16 विमान के बहुत करीब आ गया था और ड्रोन और अमेरिकी F-16 के बीच की दूरी आधा किलोमीटर से भी कम थी, जिसे खतरा समझकर अमेरिकी विमान ने मार गिराया था। लेकिन बाद में उसने इस घटना पर अफसोस जताया, क्योंकि तुर्की कोई दुश्मन नहीं बल्कि नेटो में उसका सहयोगी है। So this is certainly a regrettable incident. सीरिया में तुर्की कुर्दों को मारने घुसता है और अमेरिका ISIS के आतंकियों को, यानी दोनों की सेनाएं सीरिया में बैठी हैं। ऐसे में उनका आमना सामना होना सामान्य है, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अमेरिका ने तुर्की के किसी विमान या ड्रोन को मार गिराया हो। उधर ईरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए की आवाज बुलंद करने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। वो अपनी मुहिम की वजह से ईरान में कई बार गिरफ्तार हो चुकी हैं। और 51 साल की नरगिस मोहम्मदी मौजूदा वक्त में भी जेल में बंद है। नरगिस मोहम्मदी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने ईरान की सरकार से उन्हें रिहा करने की अपील की। इस बीच अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि राष्ट्रपति बाइडेन अगले महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात कर सकते हैं। ताइवान समेत कई मुद्दों पर इन दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से तनाव है। लेकिन दावा है कि इस तनातनी के बीच बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात अगले महीने सैन फ्रांसिस्को में हो सकती है, जहां दोनों देश अपने खराब संबंधों को सुधारने पर बातचीत कर सकते हैं। नवंबर में सैन फ्रांसिस्को में एशिया और प्रशांत महासागर के इलाके में व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से बने संगठन APEC की बैठक होनी है। उधर ईरान के दुश्मन अमेरिका की उसके पड़ोसी आर्मेनिया से बढ़ती करीबी ने ईरान की नींद उड़ा दी। ईरान आर्मेनिया का दोस्त है, मगर अमेरिका भी आर्मेनिया से दोस्ती करने की फिराक में है, इसलिए ईरान भड़क गया और उसने बातों बातों में आर्मेनिया को अमेरिका से दूर रहने की धमकी दे डाली, क्योंकि पानी ईरान के सिर के ऊपर से जाने लगा था। आर्मेनिया और अमेरिका की नजदीकियां इस हद तक जा पहुंची कि पिछले महीने तो अमेरिका के सैनिकों की भरी पूरी फौज आर्मेनिया ही पहुंच गई थी। उसके सैनिकों ने आर्मेनिया की सेना के साथ युद्ध अभ्यास तक कर डाला था। इसी बात पर ईरान का दिमाग घूम गया। उसके सेना प्रमुख ने आर्मेनिया को दो टूक कह दिया कि अमेरिका जैसे जिन देशों का उनके इलाके से दूर दूर तक वास्ता नहीं, उनके साथ सैन्य करीबी बढ़ाने से इलाके में तनाव बढ़ेगा। ईरान आर्मेनिया और अजरबैजान से अपनी सीमा साझा करता है, यानी वो दोनों का पड़ोसी, लेकिन उसके ये दोनों पड़ोसी एक दूसरे के जानी दुश्मन है और दोनों की 30 साल से चली आ रही जंग में ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा है। पर ईरान का कट्टर दुश्मन अमेरिका भी अब आर्मेनिया को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगा है। इसी वजह से ईरान को डर सता रहा है कि अमेरिका उसका दोस्त ही उससे न चुरा ले। इस बीच नगोर्नो कराबाख पर अजरबैजान के हमले को सही ठहराने वाला तुर्की आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच होने जा रही शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए उस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया।
जबकि पिछले महीने अजरबैजान के नगोर्नो कराबाख पर पूर्ण नियंत्रण के दावे के बाद 5 अक्टूबर को स्पेन में शांति वार्ता के लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें अर्मेनिया और अजरबैजान के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी और तुर्की के नेताओं को भी शामिल होना था। लेकिन बैठक से ठीक पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने अपनी स्पेन यात्रा टाल दी। अल अरबिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति रजिब तैयब एर्दोगान ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों का हवाला देते हुए उस शांति वार्ता से दूरी बना ली, जबकि अर्मेनिया से करीब 30 साल की लड़ाई के बाद जब अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख पर कब्जे का दावा किया तो तुर्की ने खुलकर उसका समर्थन किया था। इधर चंडीगढ़ में प्रशासन ने दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। और चंडीगढ़ प्रशासन ने गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 8 बजे से 9 बजे तक ही पटाखे जलाने की इजाजत दी। प्रशासन ने साफ किया कि दिवाली और गुरुपर्व पर सिर्फ ग्रीन क्रैकर यानी कम प्रदूषण वाले पटाखों का ही इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है। इस बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के मुकाबले से पहले बल्लेबाज शुभमन गिल को डेंगू हो गया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वो भारत के पहले मैच से बाहर हो सकते हैं, जो रविवार को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होना है। लेकिन उससे पहले शुभमन गिल को डेंगू हो गया और माना जा रहा है कि उन्हें ठीक होने में 1 हफ्ता या उससे ज्यादा का भी वक्त लग सकता है। उधर कई मामलों की वजह से कोर्ट के चक्कर काट रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां के टॉप 400 अमीरों की लिस्ट से ही बाहर हो गए। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने इस लिस्ट को जारी करते हुए यह भी जानकारी दी कि पिछले 25 साल में पहली बार ट्रंप को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली, क्योंकि ट्रंप की संपत्ति में पिछले 3 साल से लगातार गिरावट दर्ज की गई। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक 2021 में ट्रंप की संपत्ति $350 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 28,000 करोड़ थी, जो घटते घटते अब $250 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 20,000 करोड़ रह गई। इस बीच ईरान की सरकार ने अमेरिका के परमाणु हथियार जमा करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अमेरिका के दावों को झूठा बताया। उस पर ईरान के खिलाफ दुनिया भर में भ्रम फैलाने का आरोप मढ़ दिया, क्योंकि एक रोज पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया कि ईरान अगले 2 हफ्तों में परमाणु हथियार बना लेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरान के पास रिकॉर्ड समय में परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी तकनीक और बुनियादी ढांचा मौजूद है। करीब 22 साल से ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की कोशिश में जुटा है। हालांकि 2010 में उसे रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने कई पाबंदियां लगा दी थी। जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त कर दिया था। लेकिन दावा किया गया कि इसके बाद भी ईरान चोरी छिपे अपना परमाणु कार्यक्रम चलाता रहा। हालांकि वो लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करता रहा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर अमेरिका के आरोपों को पूरी तरह झूठ करार दिया और उल्टे अमेरिका पर उसके दुश्मनों को हथियार सप्लाई करने के आरोप लगा दिए। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कपड़ा गोदाम में आग लगने की खबर ने पूरे शहर को दहला दिया, जिसके बाद उस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची, क्योंकि उस गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग का रौद्र रूप देखने को मिला, जिसमें वो गोदाम धू धू कर जलता नजर आया और उससे उठने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आग इतनी भीषण थी कि उसको बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बताया गया कि इस दौरान आग की ऊंची ऊंची लपटों में वहां रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग किस वजह से लगी, पुलिस इसकी जांच में जुट गई। उधर चीन पर एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखाने का आरोप लगा। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन के कोस्ट गार्डों ने उसके जहाजों को रोक लिया। यानी चीन ने एक बार फिर फिलीपींस को परेशान करने का काम किया। फिलीपींस की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक चीन के कोस्ट गार्ड के जवान अपने जहाज से उसके एक जहाज के बिल्कुल करीब पहुंच गए, जिसके बाद दोनों जहाज टकराते टकराते बचे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों के बीच महज 1 मीटर की दूरी दिखी। यही वजह रही कि चीन की दादागिरी से फिलीपींस भड़क गया, क्योंकि इससे पहले फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन ने बैरियर लगाकर उसके मछुआरों को रोका था। दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर चीन अपना दावा करता है, इसीलिए वो दूसरे देशों को वहां से दूर रहने की धमकी देने से पीछे नहीं हटता। छत पे सोया था बेखबर कोई, लूट कर ले गया है घर को। सौगात की एक बात कही प्रताप ने, पेट था, पांव थे और गर्दन थी, अंजुमन में नहीं था सर को। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौगात की एक बात।